ये आकाशवाणी दिल्ली है। प्रस्तुत है कार्यक्रम हमारे अतिथि। आज के इस कार्यक्रम में हमारे मेहमान हैं डॉक्टर आज़मी रज़ा, प्रोफेसर अर्थशास्त्र विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय। डॉक्टर आज़मी रज़ा साहब, आपका आकाशवाणी के स्टूडियोज में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। श्रोताओं, अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की वो शाखा है जिसके अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण, विनिमय और उपयोग का अध्ययन किया जाता है। प्रोफेसर सैमुअल्सन के अनुसार अर्थशास्त्र कला समूह में प्राचीनतम तथा विज्ञान समूह में नवीनतम वस्तुतः सभी सामाजिक विज्ञानों की रानी है। क्या कहते हैं आप इसके बारे में? बिल्कुल सही आपने कहा। अर्थशास्त्र बहुत सारे मुद्दों पर, सामाजिक, आर्थिक बहुत सारे मुद्दों को देखता है और उत्पादन, डिस्ट्रीब्यूशन, बहुत सारे इश्यूज को देखा जाता है। और इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ चॉइस। आप किस प्रकार निर्णय लेते हैं। सीमित साधनों में आप मनुष्य की आवश्यकताएं अनंत है और साधन सीमित है। इन्हीं के बीच में जो एक डिबेट चलता है, इसी के बीच एक इशू है, वही एक अर्थशास्त्र में तार्किक तरीके से निर्णय लेने में आपकी मदद करता है। जी प्रोफेसर साहब, अभी हमने अर्थशास्त्र की बात की। अभी कुछ दिन पहले ही बजट प्रस्तुत हुआ है। इस समय आप भारतीय अर्थव्यवस्था को किस रूप में देखते हैं? मैडम, वर्तमान जो बजट अभी जो किया गया एक बड़ा एक अच्छा मैसेज देता है पब्लिक को कि बड़ा आशावादी माहौल में है। जबकि विश्व में बहुत सारी समस्याओं के बीच में इस प्रकार का बजट को पेश करना एक बहुत बड़ी चुनौती थी हमारे वित्त मंत्रालय के लिए, प्रधानमंत्री के लिए भी। फिर भी उन्होंने एक सही दिशा दी है। शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि कुछ वर्गों को बहुत कुछ ना मिला हो, लेकिन बहुत कुछ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में इस बजट को देखा जाएगा तो काफी कुछ एक आशावादी बजट है। और एक बजट जो पेश किया गया भी बताता है, मैसेज देता है सभी वर्गों के लिए। एक मेन फोकस किया गया इंफ्रास्ट्रक्चर पर किया गया, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट पर किया गया और बहुत सारे इश्यूज हैं। जैसे कि हम लोगों ने इसको डिजिटल इंडिया के बारे में बहुत कुछ कहा गया और इसकी बड़ी असीम संभावनाएं हैं। वर्तमान में मैं इसको इस रूप में देख रहा हूँ कि आने वाले दिनों में, जिसको अमृत काल कहा गया है, हो सकता है कि बहुत अच्छी सारे हमारे रिजल्ट आए। रोजगार के स्तर के भी बढ़ेंगे आने वाले दिनों में। वर्तमान में ऐसा अभी प्रतीत नहीं हो पाता, लेकिन यकीन मानिए कि जो ये जिन चीजों को अगर इम्प्लीमेंट प्रॉपर तरीके से कर दिया जाए तो ये बजट एक सही डायरेक्शन देगा भारतीय अर्थव्यवस्था को। और आने वाले दिनों में मुझे ऐसा लगता है कि एग्रीकल्चर को हम फोकस करके, रूरल डेवलपमेंट को फोकस करके, डिजिटल को फोकस करके, आईटी सेक्टर को फोकस करके काफी कुछ असीम संभावनाएं हैं और इस बारे में हम लोगों को आशावादी होना चाहिए। और एक बात मैं यहाँ और जोड़ना चाहूंगी कि 1947 से लेकर आज तक ये पहला मौका है कि बजट को महिला वित्त मंत्री ने ही तैयार किया और महिला राष्ट्रपति ने ही बजट को मंजूरी भी दी। यानी कि राष्ट्रपति और वित्त मंत्री दोनों ही महिलाएं थी इस बार। ये महिला सशक्तिकरण को भी शो करता है कि हमारी महिलाएं भी कितनी आगे हैं। उन्होंने बड़े अच्छे डायरेक्शन दिए सप्तऋषि। सप्तऋषि जो 7 सेक्टर्स को उन्होंने कहा इंक्लूसिव ग्रोथ, सभी सेक्शंस को लेकर चलना है। ये प्रधानमंत्री का जो सपना है, सबका साथ सबका विकास, वो बहुत बड़ी मैसेज है। सप्तऋषि जो एक है बहुत डायरेक्शन देता है लॉन्ग टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म में भी इसको इम्प्लीमेंट किया जाए। इंक्लूसिव ग्रोथ एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है। रूरल डेवलपमेंट है, पॉवर्टी को दूर करना, गरीबी को दूर करना, हमारे वित्तीय संसाधनों का समुचित उपयोग करना, वो बहुत बड़ी चीज है। जो फिस्कल कंसोलिडेशन जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं, वो एक बहुत बड़ी चीज है। इन चीजों की परवाह किए बिना भी हम लोगों ने एक बहुत अच्छी खासी रकम बहुत सारे सेक्टर्स को दी है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में आने वाले दिनों में बहुत ही अच्छा रिजल्ट होगा। और सप्तऋषि जो खासकर हमारी महिला वित्त मंत्री ने पेश किया है, तो उन्होंने बहुत चीजों को संभाल कर अपने संसाधनों का समुचित उपयोग करते हुए सही सेक्टर्स में संसाधनों का बंटवारा किया है। जी, वो सप्तऋषि जिनकी अभी आप जिक्र कर रहे थे, वो देश को दिशा देने के लिए थे और उनका जिक्र मैं कर दूं, वो है समावेशी विकास, अंतिम छोर अंतिम व्यक्ति तक पहुंच, बुनियादी ढांचा और निवेश, क्षमताओं का विस्तार, हरित विकास, युवा शक्ति और वित्तीय क्षेत्र। तो वित्त मंत्री ने आम बजट को जो है वो 7 प्राथमिकताओं में बांटकर उसको सप्तऋषि का बहुत सुंदर नाम दिया और कोशिश यही है कि देश उसी दिशा में आगे बढ़े। सबसे बड़ी बात इस बजट में है कि उन्होंने ग्रीन ग्रोथ की बात की है, हरित विकास के बारे में, जिसके बारे में हम लोगों ने वातावरण
जो इन्वायरमेंट का माहौल है हमारे देश में जी। और जो पॉल्यूशन लेवल पे उसने बहुत फोकस किया है। ये पहले आज तक इस पर ध्यान नहीं दिया गया था। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को रखने के लिए हमें ग्रीन डेवलपमेंट पे ही ध्यान देना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे संसाधन हैं जिनको हम लोग सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाते। अभी पिछले एक हफ्ते पहले माननीय प्रधानमंत्री ने ई वेस्ट के बारे में बात की है। जी। ई वेस्ट के बारे में बात की, बहुत बड़ा इश्यू जो कि विश्व में बड़ा व्यापक रूप ले सकता है आने वाले 10 साल 20 साल में। हम लोग इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होती है, इसके बारे में उन्होंने खास विशेष ध्यान दिया गया। और ये जो ग्रीन ग्रोथ के बारे में हमारे माननीय वित्त मंत्री बात कर रही हैं, जो कि लॉन्ग टर्म में, और इसके लिए बहुत सारे पॉलिसीज भी इनफैक्ट बनाए जाएंगे। अभी लेकिन एक डायरेक्शन दिया गया है फॉर गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर और इंडिपेंडेंट एंटरप्रेन्योर्स के लिए ऑल्सो, ग्रीन टेक्नोलॉजी को कैसे बढ़ाया जाए इस देश में। डॉक्टर साहब, अभी विस्तार से हमने बजट के बारे में बात की। अब आप ये बताएं कि विश्व अर्थव्यवस्था के संबंध में भारत की इस समय क्या स्थिति है? भारतीय अर्थव्यवस्था आज हम जिसे हम लोग कहते हैं ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी, भौगोलिकरण की वजह कर भी कुछ न कुछ तो हम लोग अफेक्टेड हुए, लेकिन इन सारी परिस्थितियों के बावजूद भी भारतीय अर्थव्यवस्था जो है अपने आप में एक सुदृढ़ और सशक्त रूप में खड़ी है। जी। बहुत सारी समस्याएं आप अपने दूसरे देशों, बगल के देशों में देखिए या किसी विकसित देशों में भी देखिए, यूरोपियन में, उन लोगों ने बहुत सारी परेशानियों से गुजर रहे हैं। हमारे यहाँ जो ठीक है इन्फ्लेशन का, अनएम्प्लॉयमेंट का भी इश्यू है, जो कि वहाँ बहुत ही व्यापक रूप में चल रहा है। हमारे यहाँ खास सुरक्षा के बारे में हम लोग बात करेंगे आने वाले समय में, तो ये करेंगे कि भारतीय कंपैरेटिवली हमारा अभी हाल के वर्षों में देखिएगा गेहूं का उत्पादन बहुत ही बम्पर क्रॉप्स होने जा रहा है। तो हम लोग अपने साथ साथ खाने के साथ दूसरे देशों को भी हम दे सकते हैं। फॉर द टाइम बीइंग जो है हम लोग काफी स्टेबल पोजीशन में है। 2-3 समस्याएं इस भारतीय अर्थव्यवस्था के सामान्य में कि निवेश को बढ़ाना एक बहुत बड़ा एम है। जो निवेश को बढ़ाने से क्या होगा, आर्थिक विकास की दर तेजी से बढ़ेगी और आर्थिक विकास की तेजी से बढ़ने का दर होगा जिसका लाभ सारे समुचित वर्ग को मिलेगा। डॉक्टर साहब, आपका अध्यापन एवं शोध का विषय खाद्य सुरक्षा रहा है। इस संबंध में आप भारत और विश्व में खाद्य सुरक्षा की क्या स्थिति देखते हैं? भारत की खाद्य सुरक्षा के बारे में विशेष चुनौतियों से हम लोग सामना तो कर ही रहे, लेकिन साथ साथ अभी इस परिप्रेक्ष्य में मैं बात करूंगा विश्व की खाद्य सुरक्षा के बारे में है। अभी हाल के वर्षों में यूरोप में जो स्थिति उत्पन्न हुई है वो एक बड़ी भयावह स्थिति ले सकती है। खाद्य सुरक्षा एक बहुत बड़ा इशू है। खाद्य सुरक्षा की परिभाषा को हम लोग हमेशा बढ़ाते गए। 1974 में रोम में हम लोगों ने कॉन्फ्रेंस में इसकी बात की, खाद्य सुरक्षा एक मौलिक अधिकार के रूप में आज देखा जा रहा है। खाद्य सुरक्षा सिर्फ राइस, व्हीट एंड पल्सेस के अलावा साथ साथ हम न्यूट्रिशन एस्पेक्ट्स को भी देख रहे हैं। ये बहुत बड़ा कंसेप्ट चेंज हुआ है आखिर 2002 में जाकर 1996 में कहा गया कि, और खाद्य सुरक्षा जो है इसका ये मतलब नहीं कि सिर्फ हम उत्पादन बढ़ाते हैं, इसकी अवेलेबिलिटी भी होनी चाहिए, इसकी एक्सेसिबिलिटी भी होनी चाहिए और स्टेबल भी होना चाहिए। खाद्य सुरक्षा का अपने सिर्फ प्रोडक्शन को बढ़ा देना, भारत वर्ष में हरित क्रांति ने हमारे फूड ग्रेन्स को काफी स्टेबल किया और उसके बाद धीरे धीरे जो प्रोसेस करता गया, तो खाद्य सुरक्षा की चैलेंजेस कंपैरेटिवली इंडिया एक बहुत अच्छी स्थिति में है। खाद्य उत्पादन के संबंध साथ साथ अपने खिलाने के अलावा साथ साथ दूसरे लोगों को भी प्रदान कर सकते हैं, सप्लाइंग फूड ग्रेन्स, पल्सेस और बहुत सारी ये और एक्सपर्टीज हमारी एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी जो है वो दूसरे कंट्रीज में अडॉप्ट की जा रही है। जी बिल्कुल।